कस्बे के किनारे खड़ी पुरानी ठाकुर हवेली बीते 10 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई बस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां किसी की परछाई अब भी जिंदा थी। उस रात हवेली के अंदर किसी के कदमों की हल्की सी आवाज गूंजी। टप टप टप। धूल से भरे फर्श पर चलती किसी की आकृति दीवारों पर लहराई। अचानक एक जली भुनी टूटी सी आवाज उभरी। वापस लौट आया हूं। जिन्होंने मुझे जलाया था, मैं सबको पहचानता हूं। यार, फिर वही अजीब आवाजें। भैया, आपने सुना? आवाज आई क्या? शायद हवा रही होगी। तू डर मत। लेकिन मोहित के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बचपन से उसने हवेली से जुड़े किस्से सुने थे और एक नाम बार बार सामने आता था। आदित्य, वो युवक जिसे जिंदा जला दिया गया था और जिसका बदला अभी तक अधूरा था। इतनी रात को कौन? शुरुआत हो चुकी है। उसी रात कस्बे के चौकीदार रामलाल को सड़क किनारे किसी ने रोक लिया। उसने पूछा, कौन है? इतनी रात को क्यों खड़ा है? याद है, तुमने पहले पत्थर मारा था। नहीं, मेरा मतलब था, मैं तो मजबूर था, मुझे माफ कर दो। अगले ही पल उसकी चीख पहाड़ों में गूंज उठी। आह! रात की खामोशी अभी टूटी भी नहीं थी कि मोहनपुर में एक और हलचल फैल गई। चौकीदार रामलाल की जली हुई लाश। कस्बा दहशत में था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह किसी इंसान का काम है। भैया, ये वही आवाज थी ना जो रात में आई थी? मैं नहीं जानता अनु। बस शांत रहो। पर मोहित जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। वो लाल रोशनी, वो जली हुई परछाई और अब एक मौत। मोहित, यहाँ मत आओ। वह पलटा। वह उसकी दोस्त रिया थी। तुम्हें पता है, लोग कह रहे हैं आदित्य वापस आ गया। जो उसे जलाने में शामिल थे वो सभी मरेंगे। लेकिन मैं क्यों? मेरा उससे क्या लेना देना? क्योंकि तुम उस हादसे के आखिरी गवाह थे। उसी शाम मोहित वापस घर की ओर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। पेड़ों के बीच से हवा अजीब सी फुसफुसाहट ला रही थी। तुम बच नहीं सकते, आखिरी गवाह। शंकर, जो कस्बे का ठेकेदार था, देर रात नशे में अपनी जीप लेकर सड़क पर जा रहा था। अचानक जीप बंद हो गई। ये क्या बकवास है? उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। परछाई धीरे धीरे पास आई। कौन है? सामने आ। उसके पीछे से एक टूटी हुई आवाज गूंजी। पहचाना? आदित्य की परछाई शंकर पर झपटी और रात में उसकी भयानक चीख गूंज उठी। शंकर की खौफनाक मौत ने मोहनपुर में दहशत को और भी गहरा कर दिया था। लोग अब खुलकर कह रहे थे, आदित्य वापस आ गया है, बदला लेने। मोहित, तुमने मुझे बताया नहीं कि आदित्य को जलाने की रात तुमने क्या देखा था। मैंने सब देखा था रिया। लोगों ने उसे बांध कर जलाया। कहते थे उसने चोरी की है, लेकिन असली चोर कौन था किसी को नहीं पता। और तुमने कभी पुलिस को नहीं बताया? मैंने कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने कहा, बच्चा है, कुछ भी बोल देगा। देर रात फिर वही लाल रोशनी हवेली में जल उठी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। दीवारों पर जलती परछाई रेंगने लगी। हवेली के अंदर आदित्य की भारी आवाज गूंजी। तीसरा नाम? गुरुदत्त। गुरुदत्त, कस्बे का सरकारी क्लर्क, रात में अपने दफ्तर के कागज देख रहा था। खिड़कियां बंद थीं, कमरा शांत था। अचानक ट्यूबलाइट बार बार झपकने लगी। टिक टिक टिक। गुरुदत्त ने डरते हुए इधर उधर देखा। किसी की सांस लेने की आवाज बढ़ रही थी। कौन? कौन है? फर्श पर काले जले हुए कदमों के निशान दिखाई दिए, धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। एक आवाज फुसफुसाई, मुझे मत जलाओ, कहां भागोगे अब? गुरुदत्त चिल्लाया और दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
आदित्य की परछाई ने उसे जकड़ लिया और पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। उसी रात हवेली में आदित्य ने फिर कालिख में लिखा, अगला मोहित, और कहा, तुमने देखा था पर मुझे बचाया नहीं, अब तुम्हारी बारी है, गवाह। भैया, तुम मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। अनु, तुम जानती हो मुझे आदित्य भैया कितने प्यारे थे। वो मुझे पतंग उड़ाना सिखाते थे। मेरी माँ कहती थी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस दिन उन्हें जिंदा जलाया गया, मैं 2 कदम दूर खड़ा था। मैं चिल्लाया, रोया, बोला कि वो चोर नहीं है, लेकिन भीड़ ने मेरी आवाज को दबा दिया। मैंने उन्हें मरते देखा था और कुछ नहीं कर पाया। मोहित, तुम अकेले ये सब नहीं झेल सकते। तुम नहीं समझोगी। आदित्य भैया मेरा नाम भी लेते हैं। वो सोचते हैं मैं भी दोषी हूं। तुम बच्चे थे मोहित। बच्चे अपराधी नहीं होते। डर से चुप रहने वाले इंसान दोषी नहीं होते। पर आदित्य भैया ये नहीं समझेंगे। शायद समझेंगे भी। उस रात मोहित अकेले हवेली की तरफ निकल पड़ा। भैया, मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन मैं दोषी नहीं था। मैं बहुत छोटा था। जली हुई परछाई धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगी। तू भी वहीं था, तो क्यों चुप रहा? मैं बच्चा था, डरा हुआ, बस छुप गया था, लेकिन दोषी नहीं। भैया, अगर मैं बड़ा होता तो मैं आपके लिए लड़ता। मैं आज भी लड़ूंगा। मैं आपको भूल नहीं पाया हूं। आप मेरे लिए आज भी अच्छे इंसान हो, और मैं नहीं चाहता कि आपका नाम सिर्फ डर में जिए। मोहित। पर इतनी ही देर में हवेली के बाहर इंस्पेक्टर राघव और पुलिस की आवाजें गूंज उठी। दरवाजे तोड़े जा रहे थे। आदित्य का चेहरा फिर गुस्से से भर गया। लाल रोशनी और तेज हो गई। उन्होंने मुझे रोका था, तूने नहीं। भैया रुकिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आदित्य की परछाई धुआं बनकर गायब हो गई। उधर इंस्पेक्टर राघव अपने थाने में बैठे फाइलें देख रहे थे। कमरे में ट्यूबलाइट झपक रही थी, कभी तेज कभी धीमी। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसके अंदर कांप गया। उन्हें अचानक लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। भैया, रात को आपने मेरा नाम लिया था क्या? नहीं तो मैं तो बाहर आया भी नहीं। कोई धीरे धीरे मेरे कान के पास आया और बोला, अनु, जागो। मैंने सोचा आप थे। मोहित के सीने में डर की ठंडी लकीर दौड़ गई। आदित्य अब सिर्फ उसे नहीं, उसके घर को भी महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर राघव अपनी जीप में बैठे थे। रात में किसी ने उनका पीछा किया था। हल्के हल्के कदम, बिना आवाज के, बिना दिखाई दिए। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? अंधेरा चुप था। फिर एक धीमी खिंचती हुई सांस सुनी, इतनी धीमी कि यह समझ नहीं आया कि दूर है या ठीक गले के पास। तुमने मुझे रोका था। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बंदूक निकाली, पर आवाज गायब हो चुकी थी। भैया, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तू क्यों आया हवेली में? मोहित ने हिम्मत करके पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी वक्त रिया अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मोहित उसके बिना कहीं जा रहा है और वहां कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। उस हवा में एक फुसफुसाहट थी, बहुत हल्की। उसे रोको। रिया का दिल रुक गया। ये आवाज आदित्य की नहीं थी, ये अनु की आवाज थी। मोहित अंदर पहुंचा। कमरा वही था जहां कभी आदित्य को जलाया गया था। धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, धुएं से बनी, जलन से टूटी हुई, पर जान पहचान की। तू भाग क्यों गया था?
उस रात मोहित, भैया, वो मैं नहीं था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। किसने? कमरे में एक और परछाई उभरी, किसी और के चेहरे की झलक। नहीं, रिया का इससे क्या लेना? छुपाना मत, तू अकेला नहीं था। अचानक हवेली अंधेरी होने लगी, दीवारें कांपी। मोहित के आसपास काली धुएं की लहरें तैरने लगी, जैसे आदित्य उसकी यादों के अंदर उतर रहा हो। एक धुंधली छवि उभरी, वही रात, वही आग, वही चीखें। मोहित 12 साल का था, डरा हुआ, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ, और उसके ठीक पीछे एक लड़की, छोटी छोटी कांपते होंठ और चेहरे पर अजीब सी सख्ती। रिया। भैया, रिया वहां थी, पर उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं या सब कुछ? नहीं, वो मैं नहीं थी। मैं सिर्फ बच्ची थी। मैंने कुछ नहीं। एक छोटे खिलौने की कार बाहर गिर गई, वही जो आदित्य मोहित को दिया करता था। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये यहाँ कैसे? क्या उसने दरवाजा पकड़ा था या दरवाजा बंद किया था? मैंने नहीं देखा, मुझे बस लगा। सच हमेशा धीमे धीमे याद आता है मोहित, तू ही थी। नहीं, मैं वो नहीं करना चाहती थी। मैं बस डरी हुई थी। मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। मैं सिर्फ सच बता दे रिया, अब नहीं छुप पाएगा। मैंने देखा था। तू बताने से क्यों डर रहा है? क्योंकि जिसने धक्का दिया था वो हम दोनों के बहुत करीब था। वो रिया नहीं थी। तो फिर कौन? अनु। भैया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, पर अनु वो नहीं थी जो आप समझ रहे हो। तब कौन थी मोहित? अनु वहां थी, ये सच है, पर जिसने तुम्हें अंदर बंद किया वो अनु नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, पर मैंने किसी को देखा था। हाँ। तभी कमरे के कोने में छाया गहरी हुई, धुएं जैसी आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। अनु। कौन आया? जिसका नाम तूने लिया था। अनु? मैंने धक्का नहीं दिया था, तो किसने? जिस पर तुम दोनों ने कभी शक भी नहीं किया। मैं सच बताने आई हूं, पर उसके आने से पहले भाग जाओ। कौन आ रहा है? वही जिसने हम सबको तोड़ा, वही जिसने आग लगाई थी। सच का पहला नाम अनु नहीं था, सच का चेहरा कोई और है। तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इंसान। अनु? आखिर वो है कौन? वो यहाँ है। कौन? नहीं, वो नहीं हो सकता। कौन मोहित? कौन है जिससे तू इतना डर रहा है? मैंने देखा था, मैंने उसे उस रात देखा था। काश मैंने तब मोहित को बता दिया होता। नहीं, ये झूठ है। वो तो वही था जिसने तुम्हारे भैया को कमरे में बंद किया, वही जिसने आग लगाई, वही जिसने मुझसे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं। क्यों? क्योंकि वो तुमसे जलता था आदित्य। तुम उससे ज्यादा अच्छे थे, सब तुम्हें पसंद करते थे। और उसने तुम्हें खत्म कर दिया। आदित्य का चेहरा दर्द, गुस्सा और अविश्वास में बिखरने लगा। सीढ़ियों पर गिरते कदमों की आवाज हवेली के अंदर गूंज रही थी। ये अनंत है? अनंत? दिख तो जा, क्यों छिप कर आया तू? मैं कभी छिपा नहीं था आदित्य, तुम लोग अब भी इतने डरे हुए हो। तुमने आदित्य भैया को बंद किया, तुमने आग लगाई। मैंने दरवाजा बंद किया था। हाँ, जानते हो आदित्य, बचपन से लोग तुम्हें पसंद करते थे। तुम होशियार थे, समझदार थे, हर कोई तुम्हें ही पूछता था। मैं सिर्फ अनंत था, तुम्हारा छोटा भाई, हमेशा पीछे छूटने वाला। और जब उस रात तुम कमरे में पढ़ रहे थे, अनु ने मुझे बताया कि तुमने स्कूल में पहला स्थान फिर ले लिया है। तो उस दिन मैंने सोचा, एक बार, सिर्फ एक बार मैं भी आगे रहूं। तो तूने मुझे मार दिया? नहीं आदित्य, मारना मेरा प्लान नहीं था। तो आग कैसे लगी? आग मैंने नहीं लगाई थी,
तो फिर किसने? जिसे तुम आज तक अपना मानते रहे, वही। कौन? आदित्य का सबसे बड़ा दुश्मन और तुम्हारा सबसे बड़ा भरोसा, तुम्हारे पिता। पापा? वो रात सिर्फ मेरी या आदित्य की नहीं थी, पिताजी भी वहां थे। आदित्य, उस दिन तुमने बहुत आगे निकलना शुरू कर दिया था। इसलिए तूने मुझे जला दिया। मैं तेरी शान था। बिल्कुल, और यही बात तुम्हें खतरा बनाती थी। खतरा? एक बेटे से? हर परिवार में एक वारिस होता है, पर दो वारिस कभी नहीं। उसने मुझे वो रात छिपने को कहा था। मुझसे कहा कि चुप रहूं और आदित्य को कमरे में रोक लूं। तुम दोनों को उसने इस्तेमाल किया? अब केवल एक वारिस है, तू, और तुझे वही पहुंचना है जहां आदित्य गया। नहीं पापा, रुकिए। बच्चे कभी वारिस नहीं बनते, वारिस बनाए जाते हैं। इस बार मैं अपने भाई को नहीं मरने दूंगा। तू तो मर चुका है। मरा मैं था, पर बदला अब शुरू होगा। भैया, क्या हुआ? ये परछाई, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो ये कौन है? हवेली। क्या? ये पापा की आत्मा नहीं, ये उनके डर की प्रतिछाया है। पिताजी इस हवेली से डरते थे, बहुत। क्यों? वो तो सब पर हुक्म चलाते थे। सामने से, लेकिन रात को जब सब सो जाते, वो इस हवेली की दीवारों से बात करते थे। दीवारों से? हवेली सिर्फ घर नहीं थी, वो मेरी मां थी। पहली बार हवेली की दीवारों से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये आवाज, ये वही है जिसे पापा सुनते थे। हर रात मैं और आदित्य सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और सुनते थे। पापा दीवारों से कहते थे, मां, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे दादा से वादा किया था रक्त रेखा को सुरक्षित रखने का, लेकिन तुमने मुझे मरने दिया क्योंकि हवेली ने आदेश दिया था। ये हवेली आखिर चाहती क्या है? यह खून को खाती है, हमेशा से। अब इसकी भूख मोहित पर है। नहीं। कमरे में अंधेरा फैलने लगा। मोहित को महसूस हुआ कोई उसे बहुत धीरे से पुकार रहा है। उसका नाम मोहित। पीछे हट, ये हवेली जाग गई है। लेकिन मोहित के पैर जड़ हो गए। आजा, मेरा खून। हवेली ने आदित्य को नहीं मारा, पापा ने भी नहीं। मैंने आग नहीं लगाई थी, लेकिन मैं भी झूठा था। क्यों छुपाया? क्योंकि अगर मैं सच बोल देता, हवेली मुझे खा जाती। कौन सा सच? उस रात कमरे में तुम दोनों के अलावा एक और था, हवेली खुद। आदित्य, मैंने तुझे चुना था। तू ही मेरा वारिस था। तूने मुझे जला दिया। मैंने नहीं, अपने पिता से करवाया। वो मेरी नस्ल के सेवक थे। तू पूरा नहीं है, अधूरा है, और अधूरे खून को मैं पूरा बनाती हूं। इस बार नहीं, तू सिर्फ धुआं है और तू सिर्फ भूख। मोहित, हम तीनों भाई हैं। अगर हवेली खून चाहती है तो उसे एक खून नहीं मिलेगा। क्या मतलब? हम तीनों एक साथ खड़े हों तो हवेली का श्राप टूट सकता है। लेकिन आदित्य तो आत्मा है। तीनों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए थे पहली बार, और हवेली ने यह महसूस किया। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हवेली हमारे परिवार को खाती आई है, अब इसे हमारा खून जवाब देगा। हम तीनों एक हैं। और उसी पल तीनों का जुड़ा हुआ स्पर्श लाल रोशनी में बदल गया, चमकदार, गर्म और तीखी। रोशनी हवेली के मुंह पर पड़ी। मुंह दर्द में चिल्लाया, नहीं! और पूरी हवेली अंदर से टूटने लगी। दीवारें गिरने लगी, सांसें रुक गईं, आवाजें खत्म हो गईं। आदित्य की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। अब डरने की जरूरत नहीं। तुम दोनों जिंदा रहो। मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था।